बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ चुके थे उनके एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कौन सी चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाएँ तो उनके ऊपर किस कंडीशन को आपने, किस इक्वेशन को आपने जो है वो यूज़ करना है। जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। हमारे पास कोई से दो पॉइंट है, एक का नाम ए रख दी है और दूसरे पॉइंट का बी रख दी है। इन दोनों को मिला के आपने एक सेगमेंट बनाया है। फिर आपने उस सेगमेंट का बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट पे जो उसको कट करता हो, जो दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड करता हो। एंड देन आपने उस बाइसेक्टर में से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और उस परपेंडिकुलर की आपने इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करनी है या कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा को एनालिसिस करेंगे जो हमें प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन के लिए। उसमें हमें बेटे ये दो पॉइंट जो है, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमें गिवन है। अब इन दोनों को मिलाने से जो आपके पास ये लाइन ए बी बनी है, सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ये जो लाइन सेगमेंट ए बी बना है इसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं। और स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। और ये y2 है, ये y1 है 8 माइनस 5, और ये x2 है और ये आपका x1 है, तो 9 माइनस 3। सिंप्लीफाई किया, 1/2 इसकी स्लोप आपके पास आ गई बेटे। और ये स्लोप आपके पास निकली है इस लाइन ए बी की। अब हमें स्लोप चाहिए ऐसी लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके साथ 90 का एंगल बनाती है। तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का फार्मूला हमें पता है, m2 जो है इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m1 होता है। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो स्लोप हमें मिली है वो 1/2 है, दिस वन इज m1 कह सकते हैं आप इसको। और जो कैलकुलेट करना हम चाहते हैं, जिसका नाम हमने स्मॉल m रखा है, उसको स्मॉल m भी कह सकते हैं, m2 भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। m1 स्लोप हमें मिली थी, उसको आप लिखें यहाँ पे 1 ओवर मेन बटा m1 की जगह पे वैल्यू आ गई 1/2। अब चूंकि मेन बटे के नीचे ये दो वैल्यूज आ रही बेटे, तो तीसरी वैल्यू को उठा के आप ऊपर लेके जा सकते हैं। तो दिस वन इज इक्वल टू 2/1 विच इज इक्वल टू ओनली 2। तो ये और साथ इसके जो है ये माइनस उसी तरह जो साइड पे लिखी हुई थी फार्मूले वाली माइनस, तो ये माइनस साथ लग जाएगी तो -2 बन जाएगा। तो दिस वन इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये स्लोप उसी लाइन की है। ओके हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी है उसकी स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली है। आफ्टर देन जब आप किसी भी लाइन की इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उसके लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक उसकी स्लोप, और दूसरा जो है कोई भी एक पॉइंट उसके ऊपर जो लाई करता हो, अगर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है अप्लाई करनी है। इसके अलावा जो इससे पहली इक्वेशन थी वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसके लिए आपको स्लोप और एक इंटरसेप्ट का होना आपके पास ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसको अप्लाई करना है हमने। उसके लिए स्लोप हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टास्क हमारा है वो है कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट किया जाए, वो उसी लाइन के ऊपर लाई करे जिसकी आप इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमें ये पता है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट था, इसका जो मिड पॉइंट है वो स्मॉल एम है।
और जो रिक्वायर्ड लाइन आपकी वो उसी एम में से पास करती है, उसी मिड पॉइंट में से पास करती है। तो हम इस मिड पॉइंट को सिंपली मिड पॉइंट फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है, और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा कि मिड पॉइंट फार्मूला हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी दोनों के x कंपोनेंट को सम अप कर लें एंड 2 पे डिवाइड कर दें, आफ्टर देन दोनों के y कंपोनेंट्स को भी सम अप करके 2 पे डिवाइड कर दें। ये आपके पास जो थी इसकी मिड पॉइंट फार्मूले की टेक्निक थी, इसी को यूज़ करें। पॉइंट ए जो है ये x1 y1 हो जाएगा, पॉइंट बी जो है x2 y2 होगा। इसी फार्मूले में पुट करें दोनों वैल्यूज़, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 13/2। आफ्टर देन जब आपके पास जिस लाइन की आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है वो लाइन आपके पास ये रेड कलर में आपको नज़र आ रही होगी, इस लाइन की आपके पास स्लोप भी है जो आपने कैलकुलेट कर ली है -2। इसी लाइन के ऊपर पॉइंट m भी है जो आपने कैलकुलेट कर लिया है 6 और 13/2। इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करें और पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूटिलाइज करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये जो x1 और y1 है ये एक्चुअल में यही m पॉइंट है, तो x1 इज इक्वल टू 6 है, आप x1 की जगह पे 6 लिख देंगे। इसी तरह जो y1 है वो 13/2 है, तो y1 की जगह पे 13/2 आ जाएगा, और m आपके पास -2 है। सिंप्लीफाई कर दें, चूंकि लेफ्ट साइड पे जो टर्म नज़र आ रही है उसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 भी ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4x माइनस माइनस प्लस 6 4 24। इस पूरी इक्वेशंस को एक ही साइड पे लिखें और सिंप्लीफाई कर दें। सेम टर्म्स जो हैं, लाइक टर्म जो है उनको सम अप कर देते होते हैं, और आफ्टर देन जो फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बनी वो 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक एंड सिंपल। इसमें क्या करना है आपने, फाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड्स। इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 काम आपने करने हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नंबर 1 साइड्स, नंबर 2 एल्टीट्यूड्स, एंड नंबर 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर। फर्स्ट वर्टेक्स जो है वो ए है, सेकंड का नाम उसने बी रखा है, और थर्ड वर्टेक्स का नाम सी है। किसी एक ट्राइंगल के 3 वर्सेस हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, और हमें ये कहा गया है कि आपने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 3 एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं, उनकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, और 3 मीडियन ड्रा भी कर सकते हैं, उनकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। ये हमें जो है वो हमारा टारगेट है यहाँ पे। अब सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन क्या होता है, याद रखिएगा। अगर ये पॉइंट सी है ना, तो पॉइंट सी से आप एक लाइन ड्रा करते हैं ए बी के ऊपर। अगर ये लाइन 90 का एंगल बना रही है यहाँ पे, 90 का एंगल, तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी एल्टीट्यूड है, ये इसकी एल्टीट्यूड है। यानी एल्टीट्यूड क्या होती है, किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर 90 का एंगल जाके बनाता है उधर, उस परपेंडिकुलर को आप एल्टीट्यूड कहते हैं। तो कंफर्म हो गया एल्टीट्यूड के लिए ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है ये रेड और ब्राउन के दरमियान में 90 का एंगल होगा, और 90 का रिलेशन जब किसी दो लाइंस के दरमियान में आ जाए तो हमें पता है कि अगर किसी एक की स्लोप हमें नाउन हो, हम उसकी मदद से दूसरी लाइन की स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ये एल्टीट्यूड के बारे में। मीडियन का क्या कॉन्सेप्ट है, मीडियन का मतलब होता है कि पॉइंट सी से आपने कोई लाइन ड्रा करनी है,
वो जो ऑपोजिट साइड होगी उसके मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो मीडियन है वो एक्चुअल में मिड पॉइंट पे जाके टच करता है, यानी उसके बारे में कंफर्म होता है कि ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है। लेकिन इसके साथ एंगल कितना बन रहा है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होती मीडियन की फॉर्म में। लेकिन जब एल्टीट्यूड की बात होगी तो एंगल का कंफर्म होगा कि एंगल आपके पास 90 का है, लेकिन तब पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो पॉइंट मिड पॉइंट है या नहीं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ मैं। आपके पास ये कुछ इस तरह की ट्राइंगल, अगर आपने एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड होगा यहाँ से डायरेक्ट नीचे 90 का एंगल जो बनाएगा, ये इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड। अगर आप इसका मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मीडियन का मतलब है जो उसके मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो फिर आप यहाँ से कुछ, जस्ट अ सेकेंड, इधर जाके इसको टच करेंगे ताकि ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट बने। ये आपके पास जो है वो मीडियन कहलाए। तो ये दोनों में फ़र्क है, यानी मीडियन में मिड पॉइंट की कंफर्मेशन होगी कि ये जो पॉइंट आपके पास एम है ये मिड पॉइंट है, और एल्टीट्यूड में ये कंफर्म होगा कि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ओके जी, क्लियर बेटे सबको मीडियन और एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट? एनीवन हैव प्रॉब्लम अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? चलिए हम आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। साइड्स की इक्वेशन, साइड्स की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन वर्सेस थे वो ए, बी और सी है, गिवन वर्सेस जो है, और इसको ज्योमेट्रिकली हमने ये आपके सामने ड्रा किया हुआ है। ओके, अब फर्स्ट साइड जो है, साइड ए बी की बात कर लेते हैं। ये जो साइड है ए बी, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट इसमें बच्चे बी है। अब इन दोनों को यूज़ करके हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से। वही फार्मूला लगाया, स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट की, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 सिंप्लीफाई किया तो 1/4 आ गया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक उस लाइन की स्लोप और सेकेंडली उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट जो है। अगर आप ए बी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप पॉइंट ए बी यूज़ कर सकते हैं और पॉइंट बी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आपने क्या करना है, आप फर्स्ट पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट रख लें, जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है वही आप यूज़ कर लें। तो इक्वेशन ऑफ साइड ए बी जो बनेगी फिर, थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट बी भी किया जा सकता है, लेकिन थ्रू पॉइंट ए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो पहले वो बेसिक इक्वेशन आप लिखें, उसमें x1 की वैल्यू वो लिख दें बच्चे, और जो y1 की वैल्यू है वो y1 की जगह पे लिख दें, सिंप्लीफाई, और साथ इसके m1 की जो वैल्यू थी उसको भी यूटिलाइज करें और सिंप्लीफाई कर लें। अब करना ये है कि जो डिनोमिनेटर में 4 इधर आ रहा है वो 4 आपने कैंसिल कर देना है, पूरी इक्वेशन को उस 4 से मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई करके ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो इस लाइन ए बी की है। इसी तरह इन सिमिलर वे यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी लाइन। उसी तरह बी और सी पॉइंट्स को यूज़ करते हुए पहले स्लोप फाइंड आउट करें, एंड आफ्टर देन पॉइंट बी को यूटिलाइज करते हुए आप बी सी साइड की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आफ्टर देन यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ साइड ए सी बाय यूजिंग द पॉइंट्स ऑफ ए एंड सी। और इसमें भी स्लोप निकालने के बाद देन यू कैन यूज़ द पॉइंट ए एज ए हेल्पिंग पॉइंट इन दिस फॉर्मेट। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर तीन कॉर्नर आपको दे दिए जाएं तो इस तरह से आप उनकी तीनों साइड्स की जो इक्वेशन है वो ड्राइव कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको उसके 3 वर्सेस प्रोवाइड कर दिए जाए तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच साइड। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इक्वेशंस के किसी ट्राइंगल के आपको 3 कॉर्नर दे दिए जाएं, वर्सेस दे दिए जाएं, तो फिर आप उसकी जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पर्पस के लिए अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें, वर्सेस वही है, सेम ट्राइंगल है, सेम उसके पॉइंट्स हैं, इट मीन्स उसकी साइड्स भी बिल्कुल सेम होंगी। ओके, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। मीडियंस के लिए हमें कंफर्म है कि अगर आप पॉइंट ए से कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पी पे जाके कट करती है। इसी तरह अगर आप पॉइंट बी से कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो एग्जैक्टली पॉइंट क्यू पे जाके इंटरसेक्ट करती है। सेम पॉइंट सी से जो ड्रा करेंगे वो भी मिड पॉइंट आर पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से ये तीनों जो मिड पॉइंट्स हैं, जिसमें पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है और पॉइंट आर है, इन तीनों पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। उसी फार्मूले को बेटे हम सामने रखेंगे और जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफाई जो हमारे पास रिजल्ट बना, फर्स्ट पॉइंट मिड पॉइंट जो था p का, वो 4 और -2 बन गए। इसी तरह मिड पॉइंट्स q कैलकुलेट करें, मिड पॉइंट्स r कैलकुलेट करें, एंड जब आप मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर चुके हों देन हम मीडियन के बारे में बात करेंगे कि उनकी जो इक्वेशंस है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए इन प्रीवियस क्वेश्चन हमने बात ये देखी थी कि अगर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना चाहते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी स्लोप चाहिए और दूसरा वो पॉइंट चाहिए जिसका आप नाम x1 और y1 रखना है। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। ओके, पॉइंट तो वही होगा जो मिड पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो फर्स्ट मीडियन है उसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो ये जो पॉइंट ए से पॉइंट पी की तरफ है। अब ये जो पी पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है ये इसी मीडियन के ऊपर है, इसका मतलब हो गया हमें पॉइंट तो मिल गया। अब हमें इस मीडियन की इक्वेशन अगर ड्राइव करनी है तो हमें इसकी स्लोप चाहिए। ये हमारा टास्क है, यानी इसकी हमें क्या चाहिए, हमें इसकी स्लोप चाहिए। इसकी स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों पॉइंट्स आपके सामने लिखे होंगे, पॉइंट ए है और पॉइंट पी। इन दोनों को यूज़ करें तो हमें इसकी स्लोप मिल जाएगी। यही काम यहाँ पे किया है। जो स्लोप ऑफ मीडियन ए पी है वो वही y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे आ गया -2 और y1 इधर से आपके पास आ गया सिंपल 2। इसी तरह x2 माइनस x1 कैलकुलेट किया, -4/7 इसकी स्लोप आ गई। अब पॉइंट P जो है ये ऑलरेडी आपके पास था, ये पॉइंट स्लोप आपने खुद कैलकुलेट कर लिए। दोनों चीज़ों को यूज़ करें इस इक्वेशन के अंदर, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह आफ्टर देन जब सेकंड आपके पास जो मीडियन है उसकी आपने अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है तो उसके लिए भी आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे ये पॉइंट बी से ये जो मीडियन जा रहा है क्यू की तरफ, आपको सबसे पहले क्यू के बारे में बात करनी है, मिड पॉइंट। जब आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हो तो आफ्टर देन आप क्या करेंगे, आप इसी लाइन की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप के लिए भी हमें दो पॉइंट्स चाहिए थे, बी पॉइंट भी आपके पास है, पॉइंट क्यू भी आपके पास है। इन्हीं दो पॉइंट्स को यूटिलाइज करें और यूटिलाइज करने के बाद जो स्लोप है बी क्यू साइड की या बी क्यू मीडियन की कह सकते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लें। दिस वन इज 7/5। जब ये स्लोप आपके पास आ जाए और पॉइंट इसके ऊपर ऑलरेडी आपको पता है जो मिड पॉइंट है, तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं।
उसमें पॉइंट भी पुट कर दें और उसमें उसके साथ स्लोप की वैल्यू भी पुट कर दें। जब ये आप वैल्यू पुट कर चुके होंगे सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास जो है वो आ जाएगा। जी, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह आप जो थर्ड मीडियन था उसको भी ऐसे ही आप सबसे पहले उसका मिड पॉइंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वही मिड पॉइंट जो है वो आप कंसिडर करेंगे कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, जो मिड पॉइंट आर जो बनना था इन प्रीवियस फिगर जो आपने ड्राइव किए थे, तो वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट होगा। एंड मिड पॉइंट के साथ आप उसी सी पॉइंट को और आर पॉइंट को यूटिलाइज करें आपस में और स्लोप निकालें। स्लोप वो आपके पास -11/2 आ गई। तो पॉइंट और स्लोप दोनों इस इक्वेशन जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है इसमें पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास मीडियन की जो थर्ड मीडियन था उसकी स्लोप हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं एल्टीट्यूड्स के बारे में कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्सेस हमें दे दिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि उसकी एल्टीट्यूड जो है उसकी इक्वेशन ड्राइव करें। तो उसको हमने किस तरह से ड्राइव करना है उसके लिए देखें ज़रा। लेट्स सपोज ये ए पॉइंट हमारे पास है, और एल्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 के एंगल पे जाके कट करती है। इसका मतलब हुआ कि जो एल्टीट्यूड है उसका ये जो पॉइंट पी के साथ ये जो लाइन गुजर रही है उसके साथ 90 का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। ओके, अब इसके लिए स्लोप ऑफ ए बी अगर हमने कैलकुलेट करनी है, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी ये हमारे पास लाइन है, ए बी लाइन जो है इसकी स्लोप हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने साइड्स की इक्वेशन निकाली थी उसमें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पॉइंट ए और बी को यूज़ करते हुए, जैसे ये स्लोप 1/4 आ गई है। इसी तरह बी सी जो है उसकी स्लोप निकाल लें, फिर ए सी की स्लोप निकालें। इसका पर्पज़ क्या है असल में? अब जैसे इक्वेशन तो हमें चाहिए इसकी सी से लेकर आर की, हमें इक्वेशन चाहिए, ये जो मैं रेड लाइन ड्रा करने लगा हूँ सी से लेकर आर की इक्वेशन चाहिए। अब स्लोप हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए से लेकर बी की, तो चूंकि ये दोनों के दरमियान में 90 का एंगल है, जब ए बी की स्लोप आ जाएगी तो उसको हम -1/m1 वाला जो फार्मूला है इसको यूज़ करके वहाँ से हम स्लोप ऑफ ये जो सी आर रिक्वायर्ड लाइन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही टेक्निक हमने हर एल्टीट्यूड के लिए करनी है, क्योंकि एल्टीट्यूड में कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों लाइन जो है ये 90 के एंगल बनाती हैं आपस में। तो आप साइड की स्लोप निकालें, उसको यूज़ करते हुए आप इस एल्टीट्यूड की स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काम किया गया है इसमें, देखिएगा ज़रा इसको। जी, आपको नज़र आ रहा होगा स्लोप ऑफ अगर ए पी निकालनी है तो -1/m2 कर दिया तो वो -1/6 आ गई। इसी तरह स्लोप ऑफ बी क्यू कैलकुलेट करनी है तो देन आप इसको -1/m3 करेंगे, एंड वहाँ से आपके पास 3/5 स्लोप आ जाएगी। तो जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं, रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड्स हैं, उनकी आप स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर देन आप इक्वेशन में पुट करें और उनकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हैं वो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस केस में भी आपने हमेशा वही जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है वही यूटिलाइज करनी है। आफ्टर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 30। 1 मिनट होल्ड। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशन of the line through point -4 -6 and perpendicular to the line having slope -3/2। यानी एक लाइन वो है क्वेश्चन के अंदर जिसकी हमें स्लोप प्रोवाइड की गई है, और एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है, लेकिन रिलेशन ये है कि दोनों लाइंस आपस में 90 के एंगल पे हैं। उन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है।
हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे गिवन जो स्लोप है लाइन की वो हमें दी हुई है -3/2। इसको आप स्मॉल m1 का नाम दे सकते हैं। आफ्टर देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अगर कैलकुलेट करनी है तो वो होगी -1/m1, -1/m1 जो परपेंडिकुलर लाइंस का फार्मूला है। हाँ जी, उस फार्मूले के मुताबिक ये माइनस तो माइनस से कैंसिल होगी, और ये जो नीचे 2 लिखा हुआ था इसको आप ऊपर ले दें, तो ये फिर आपके पास बन जाएगा 2/3। तो जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास बची आगे, वो स्लोप बनी 2/3। अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है जिसकी हमने इक्वेशन ड्राइव कर दी। जैसे अगर आप इस ज्योमेट्री में देखें तो ये वो लाइन थी जिसकी इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है, और इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो ये स्मॉल a दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी क्योंकि ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा था जिसको हमने फाइंड आउट करना था, तो इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, साथ ये जो स्लोप कैलकुलेट की है इसको यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर देन पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करते हुए x1 और y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपके पास -4 और y1 की वैल्यू जो है -6, इसमें पुट अप करें, सिंप्लीफाई करें, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को तरह देखिएगा, इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट आप क्वेश्चन की तरफ देखें। इसमें है कि इससे पहले हम जितना काम हम कर चुके हैं ना, उसमें आप जब भी स्लोप फाइंड आउट करते थे आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, और कहा ये क्या है कि आपने चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको हर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, या फिर ये नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में आएंगे। इनमें से तीनों में से क्या कंडीशन हो सकती है, ये हमने चेक करना है। इसके लिए ये एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह के, वो आपने खुद कर लेने हैं। देखिएगा ज़रा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो देन आपके पास जो स्लोप होगी इस केस में, जो स्लोप है, दिस वन इज इक्वल टू -b/a, यानी आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। एक बल्कि सॉरी, इसको रिवर्स कीजिएगा, क्योंकि जब पॉइंट्स की फॉर्म में था तो तब आपको याद होगा कि जो हमारे पास फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये पॉइंट्स की फॉर्म में था। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि जब पॉइंट्स की फॉर्म में हो तो फिर y कंपोनेंट्स ऊपर होते हैं, लेकिन जब इक्वेशंस की फॉर्म में हो तो फिर सिंपल x कंपोनेंट ऊपर होता है। x कंपोनेंट इसके रिवर्स है। ये दोनों डेफिनेशंस के जो फार्मूले हैं, इनमें जो कंपोनेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो रिवर्स है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, और साथ इसके माइनस साइन आपने इधर लगा देनी है। ये फार्मूला है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, जो इक्वेशन अगर आपको दे दी जाए तो उससे आपने कैसे स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, देखिएगा ज़रा। यानी जस्ट आप ये याद रखें कि अगर सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन में फर्स्ट जो इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो a है, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
तो जो इसकी स्लोप बनेगी बच्चे, वो स्लोप होगी माइनस ए ओवर बी, यानी एक्स कंपोनेंट शुरू में लिखें, स्टार्ट पे लिखें, न्यूमरेटर में लिखें, और जो वाई कंपोनेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ वाई है, वो नीचे लिखें। अगर आपके पास ये लाइन हो, ये लाइन x माइनस टू वाई माइनस सेवन, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास a इज इक्वल टू वन बनता है, b इज इक्वल टू माइनस टू बनता है, और c इज इक्वल टू माइनस सेवन बनता है। इसी फार्मूले को सामने रखे माइनस ए ओवर बी, तो माइनस ये बाहर वाली, ये माइनस बाहर वाली, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, दोनों को सिंप्लीफाई करो, 1/2 इसकी स्लोप आ गई। इसी तरह जो L1 लाइन दी हुई थी, उसकी उसने स्लोप फाइंड आउट की, और वो स्लोप निकली थी -1/2। अब दो तरह की जो लाइंस थी, दोनों की स्लोप आपने कैलकुलेट कर ली। एक का नाम आपने M1 रख लिया, दूसरी का नाम आपने M2 रख लिया। हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपस में पैरेलल हो, तो उनकी स्लोप्स एग्जैक्टली इक्वल होती है। अगर हम इन दोनों को देखें, एक पॉजिटिव 1/2, एक नेगेटिव 1/2, इक्वल तो हो नहीं सकते। इट मीन्स फिर ये अगर इक्वल नहीं हो सकते तो फिर ये पैरेलल नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने फार्मूला जो पढ़ा था m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर लें और उसका आंसर -1 आना चाहिए। बिल्कुल यही काम करते हैं, दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो आंसर देखें वो तो -1 नहीं आया। इट मीन्स ये तो फिर ना तो ये लाइंस पैरेलल होंगी और ना ही ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर ये इक्वल आ जाती, देन हम कह देते कि ये आपस में दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है। और अगर ये एक दूसरे का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाता, तो देन हम कहते कि ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। एक और एग्जांपल इसी तरह की, L1 लाइन की स्लोप जो है यहाँ पे देखिए आप 4 आ रही है। L2 लाइन आपके सामने ये लिखी हुई है उसी तरह की, इसमें आप A, B और C सेपरेट करें, इसकी स्लोप निकालें, यानी माइनस कॉफिशेंट ऑफ x ओवर ये कॉफिशेंट ऑफ x है, ऊपर आ गया, ये कॉफिशेंट ऑफ y है, इसको नीचे लिख दिया, ये माइनस साइन, सिंप्लीफाई किया तो 4 आ गया। अब देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। अगर दोनों की स्लोप सेम हो तो आप कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। इसी तरह इसकी जो थर्ड एग्जांपल है उसको भी आप चेक कर सकते हैं बच्चे। उसमें ये है, थर्ड एग्जांपल में है कि आपके पास ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। अब स्लोप ऑफ L1 आपने कैलकुलेट करनी है और फार्मूला वही -a/b। तो ये a है 12 और ये b। और एक चीज़ और याद रखनी, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी होता है, मतलब इसी इक्वेशन को लिखा जाता है 35y प्लस 12x -7 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना है, सबसे पहले इसको तरतीब देनी है, देन आपने ए बी सी कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए जो है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स है हमेशा, चाहे वो पहले नंबर पे लिखा हो चाहे दूसरे नंबर पे। आपने सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है कि वेरिएबल कहाँ पे, यानी ए जो है वो एक्स के साथ आता है और बी जो है वो वाई के साथ आता है। तो पहले इसकी तरतीब सेट करें, आफ्टर देन ए बी सी इसमें से कैलकुलेट करें। तो ये -a/b और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह L2 लाइन जो है उसकी स्लोप निकालें, -a/b, सिंप्लीफाई कर दिए, माइनस माइनस से कैंसिल होगी। अब ये दोनों आंसर जो है ये -12/35 है, ये 105/36 है, दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात तो ख़त्म होगी कि M1 जो है वो M2 के इक्वल नहीं है। तो फिर दूसरी चीज़, दोनों का प्रोडक्ट करें, दोनों का प्रोडक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर -1 आ गया। इट मीन्स ये दोनों लाइन जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की स्लोप जो है वो सेम आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन से पैरेलल हैं। अगर वो दोनों लाइन की स्लोप जो है वो आपस में सेम नहीं आती, इट मीन्स फिर उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने इस प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप एक नज़र देखें, आपने जैसे इन दोनों को, ये L1 की स्लोप थी आपके पास, ये आपके पास L2 की स्लोप आई थी, तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, आपस में इनको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर जो है वो -1 आ गया। और ये वही फार्मूला है जिसमें आपने M1 इज इक्वल टू बल्कि M2 इज इक्वल टू -1/m1 है।
और इसका प्रोडक्ट कर ले m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसी फार्मूले को सामने रखते हुए जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स कि स्लोप जिन दो लाइनों से आपने निकाली थी वो दोनों लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। कोई बात इसमें आपने पूछनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताएं बच्चे। एनीवन? ओके है बेटे? सर नोट सेंड कर दिया करें। ठीक हो गया बेटे, ये बात तो समझ आ गई। कोई क्वेश्चन इस लेक्चर के मुतालिक हो बेटे? और नो जो लेक्चर के लिंक्स मैं आपको बेटे सेंड कर रहा हूँ उन तमाम लिंक्स की एक एक्सेल पे फाइल बनाएं, डेट वाइज, लेक्चर वाइज, और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, क्योंकि जब पेपर होने हैं तो फिर आपको ये नहीं पता चलना कि ये कौन सा लेक्चर था, ये फलान डेट वाला लेक्चर किधर गया है, मतलब ये